एक गलती जिसको लेके मैं रिग्रेट नहीं करता, बहुत ज़्यादा दुखी होता हूँ, वो मेरी कनाडा में सबसे बड़ी मिस्टेक थी। वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये गलती मत करना जो मैंने की थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो मैंने अपने डॉलर्स वेस्ट किए। सो हे गाइस, दिस इज साहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो 10th ऑफ अगस्त 2018 वो दिन था जिस दिन मैं इंडिया से कनाडा आया था। और आज की डेट में यार मेरे को ऑलमोस्ट 4 सालों से ऊपर हो रखे हैं कनाडा में रहते हुए। और जब मैं अपनी 4 सालों की जर्नी पीछे देखता हूँ तो रियलाइज़ होता है कि यार मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की हैं कनाडा के अंदर जो कि मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। और अगर मैंने वो गलतियां ना की होती तो जिस पोजीशन पे मैं आज हूं अपनी लाइफ में, जहां पे हूं, उससे थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट 1 साल आगे होता। और आज की इस वीडियो में उन्हीं गलतियों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि जब आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर एज अ परमानेंट रेजिडेंट कनाडा आओगे तो वो गलतियों को नहीं करोगे। क्योंकि दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं समझदार जो कि गलतियां करते हैं और उन्हीं से सीख लेते हैं अपनी गलतियों से, और एक होते हैं ज़्यादा समझदार जो कि दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। तो मेरे को पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उन गलतियों के बारे में बात करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। फिर सबसे पहली गलती जो कि मैंने कनाडा आने के बाद की थी वो ये थी कि जैसे ही मैं कनाडा आया था उसके हफ्ते या 10 दिन में मेरे को पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी। और उस पार्ट टाइम जॉब के साथ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था, उसी में मैं सेटल हो गया था। तो बेसिकली मेरे को एक गैस स्टेशन पे जॉब मिली थी। $14 पर आवर मेरे को मिलना शुरू हो गए थे और हफ्ते के 20 घंटे या फिर 18 घंटे या 16 घंटे मेरे को मिल जाते थे। और मैंने कैलकुलेशंस वगैरह की, मैंने देखा कि अगर मैं सही तरीके से चलूँगा, खर्चा वगैरह ज़्यादा नहीं करूँगा, तो मेरी फीस भी निकल जाएगी और सही टाइम पर मेरा लोन भी उतर जाएगा। उसके ऊपर से मेरे को अपने कॉलेज में भी ऑन कैंपस जॉब मिल गई। तो मैं बिल्कुल ही सेट हो गया कि हाँ भाई, सारा काम अपना सेट हो गया। मैंने कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह एक्सप्लोर नहीं की, मार्केट को बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया। मेरे को लगता है कि अगर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया होता, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया होता, कोई लाइसेंस वगैरह ले लिया होता, तो मे भी मेरे को और बेटर जॉब मिल जाती और जो फीस मैंने भरी और जो लोन मैंने उतारा वो सारा और जल्दी हो गया होता। तो आज लाइफ में मैं थोड़ा सा आगे होता। अब यार अगली जो मिस्टेक है, जो कि मेरे को लगता है कि मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स है, वो ये है कि यार जब मैं कनाडा में पढ़ रहा था ना, तो अपना ऑनलाइन कोर्स करना हो गया, प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करना हो गया, मेरी पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी होगी, तो इन सारी चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा मगन हो गया था, बहुत ज़्यादा एंगेज हो गया था कि मैं अपनी हेल्थ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर मैं रात के 2 बजे तक किसी ऑनलाइन कोर्स पे काम कर रहा हूँ या फिर कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहा हूँ, तो सुबह लेट उठे कॉलेज जाने के लिए, तो ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया या फिर रास्ते से कुछ छोटा मोटा उठा लिया, बर्गर ले लिया, बेगल ले लिया, साथ में कॉफ़ी ले ली। तो ये काम मेरे को नहीं करना चाहिए था। एक उसका इफेक्ट तो मेरे को तभी देखने को मिल गया था कि मेरे फेस पे काफ़ी सारे पिंपल्स हो गए थे, जो कि आज की डेट में ठीक हो गए हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा, जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। उस टाइम मैंने एक्सरसाइज पे भी ध्यान नहीं दिया था। एटलीस्ट अगर मैं दिन में आधा घंटा निकाल लेता और अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दे देता, या फिर रात को मूवीज़ देखते हुए लैपटॉप पे वो पेप्सी या कोका कोला नहीं पी होती, तो आज सिचुएशन थोड़ी अलग होती, ज़्यादा एक्टिव होता और ज़्यादा थोड़ा फिट होता। फिर एक चीज़ जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ वो ये है कि मैंने अपना जो घर है ना, वो उन बच्चों के साथ शेयर किया था जो मेरे साथ मेरी क्लास में ही पढ़ रहे थे, ठीक है। और इस चीज़ के बारे में मैंने पहले भी 1-2 वीडियोज़ में बात की है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया रहता है, बहुत ही फ़ायदा होता है जब आपकी क्लास के बच्चे आपके साथ रह रहे होते हैं। आपकी असाइनमेंट्स वगैरह होगी, एग्जाम्स वगैरह हो गए, या कोई भी क्लास का वर्क होता है उसमें आपकी हेल्प हो जाती है, या फिर होमवर्क होता है उसमें भी हेल्प हो जाती है। लेकिन इसकी 2 या 3 डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज तो ये है कि जब असाइनमेंट्स आती हैं या फिर एग्जाम्स वगैरह आते हैं ना, तो सारे के सारे एक साथ बिजी हो जाते हैं। किसी के पास टाइम नहीं होता कि भाई बर्तन मांजें या फिर घर की सफाइयाँ करें या बहुत सारे जो घर के काम होते हैं वो करें। तो सब एक दूसरे पे डालने लग जाते हैं कि भाई तू कर तू कर तू कर। फाइनली वो काम होता नहीं है, झगड़े हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट वगैरह हो जाती है। और वो सब करने तो हम कनाडा आए नहीं, अपना करियर बनाने आए हैं, ठीक है। और दूसरी उसकी डिसएडवांटेज मेरे को लगती है कि जब आप कॉलेज जाओगे, सुबह उठोगे तो वही शक्लें दिखेंगी, क्लास में जब बैठोगे तब भी वही शक्लें दिखेंगी, जब वापस आओगे तब भी वही शक्लें दिखेंगी, और रात को सोने से पहले खाना खाते हुए भी वही शक्लें दिखेंगी, ठीक है। तो आपका जो नेटवर्क है ना वो बहुत छोटा हो जाता है। तो इससे अच्छा किसी अलग ग्रुप के साथ अपना नेटवर्क बनाओ, तो एक क्लास के बच्चे हो जाएंगे, एक आपका अलग ग्रुप हो जाएगा, और साथ के साथ पार्ट टाइम जॉब पे भी एक अलग ग्रुप हो जाएगा। तो आपको जो नेटवर्क है वो एक्सपैंड होगा, ठीक है। तो ये गलती मत करना जो मैंने की थी। अब यार एक गलती जिसको लेके मैं रिग्रेट नहीं करता, बहुत ज़्यादा दुखी होता हूँ, वो ये है कि मैंने अपने स्टूडेंट टाइम पे एक सिंगल सेंट भी इन्वेस्ट नहीं किया, ना ही स्टॉक मार्केट में, ना ही किसी ETF में, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं किया। अब ऑब्वियसली स्टूडेंट टाइम पे इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, इन्वेस्ट करता तो लाइक एक पे चेक में से $50 इन्वेस्ट कर लेता, $100 मैक्सिमम इन्वेस्ट कर लेता। उससे मैं अमीर तो नहीं हो जाता आज की डेट में 4 सालों के बाद, लेकिन ऑब्वियसली जब मैं कोई पैसा किसी चीज़ में डालता तो उसके बारे में रिसर्च करता, उसके बारे में पढ़ाई करता, समझता कि भाई किस चीज़ में मैं अपने डॉलर्स वगैरह डाल रहा हूँ। तब अगर मैंने रिसर्च की होती तो मेरे को ये पता लगता कि भाई जब भी मार्केट गिरती है तो लोगों के अंदर एक फियर होता है, और वही एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इन्वेस्ट करो, डिस्काउंट पे आपको शेयर्स मिलेंगे, डिस्काउंट पे आपको ETFs वगैरह मिलेंगी, और लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको फायदा ही होगा। लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाती है, कोई भी ETF उठा
जाके देख लो, या फिर कोई भी आप फंड देख लो, S&P 500 देख लो, NASDAQ 100 देख लो, कुछ भी देख लो, लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ही होगा। कोविड के टाइम जो बड़ा डिप आया था 20% 30% पे आपको डिस्काउंट पे शेयर्स मिल रहे थे, तब मैं फ़ायदा उठा लेता और आज थोड़ा सा फ़ायदा हो रखा, क्योंकि उस टाइम फील्ड जॉब कर रहे थे, थोड़े बहुत डॉलर्स अच्छे थे, तो वो फ़ायदा उठा सकते थे अगर रिसर्च की होती, स्टूडेंट टाइम पे थोड़ा पढ़े होते इस चीज़ के बारे में। लेकिन कोई नहीं, आगे अभी बहुत लंबी लाइफ है। अब यार वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूं। तो बेसिकली अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर एज अ परमानेंट रेजिडेंट या फिर वर्क परमिट पे भी कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो, तो इंडिया में घर बैठे बैठे आप एक कनेडियन नंबर ऑर्डर कर सकते हो, और कनाडा आने से पहले ही आप अपना एक कनेडियन नंबर ले सकते हो, उसको रिज्यूमे में डाल सकते हो और एम्प्लॉयर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और हो सकता है कि आपको कनाडा आने से पहले ही एक बढ़िया जॉब मिल जाए। या फिर जैसे ही आप कनाडा में लैंड करोगे और एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे और आपका अपनी फैमिली से बात करने का मन करेगा, उनको इन्फॉर्म करना होगा, तो आपको कोई भी पब्लिक नेटवर्क ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से अपने कैनेडियन नंबर से उनको कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको 10 GB ऑफ डेटा मिलेगा और साथ के साथ अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग और मैसेजेस वगैरह मिलेंगे, और साथ के साथ इसके लिए आपको कोई भी एक्टिवेशन चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। और जो सिम कार्ड है वो इंडिया में आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा और उसके लिए कोई भी एक्टिवेशन चार्जेस भी देने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली अगर आप एक कैनेडियन नंबर ऑर्डर करना चाहते हो या फिर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप आराम से पढ़ सकते हो। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और मेरी गलतियों के बारे में बात करते हैं। अब यार अगली जो चीज़ है ना, जो कि मैंने अपने स्टूडेंट टाइम पे की थी, मेरे को लगता है कि मेरे को करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ज़रूरत से ज़्यादा कर दी थी। मतलब जितनी लिमिट होनी चाहिए ना, उससे ज़्यादा कर दी थी। तो जब आप कनाडा आओगे तो वो काम नहीं करना। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जब मैं एज अ स्टूडेंट कनाडा में पढ़ रहा था, तो मैंने अपने पीयर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी थी, जो कि मेरे को लगता है मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी वजह से मेरा नुकसान होना शुरू हो गया था। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो लास्ट सेमेस्टर था उसमें हमें एक प्रोजेक्ट बनाना था, तो काफ़ी सारे बच्चों का वो प्रोजेक्ट नहीं चल रहा था, और मेरे को अपना पास्ट एक्सपीरियंस था एम्बेडेड सिस्टम्स का, तो मेरे को प्रोजेक्ट की समझ थी, पता था कैसे चलेगा। तो मैंने बच्चों की हेल्प करना शुरू कर दिया, एक की, दूसरे की, 3 की, 4 की, 5 की, पता नहीं कितने सारे बच्चों की हेल्प की। अब मैं यहाँ पे शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को बस फैक्ट बता रहा हूँ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब लास्ट मोमेंट था, जब प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे के सारे बच्चे टीचर के सामने खड़े हुए थे अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने के लिए, और मैं पीछे कमरे में बैठ के अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, क्योंकि उसमें 1-2 प्रॉब्लम आ गई थी, वो ढंग से चल नहीं रहा था। तो उसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया था। और सेम सिचुएशन हुई थी एग्जाम्स में, असाइनमेंट्स वगैरह में और अलग अलग चीज़ों में, क्योंकि मैं दूसरों को हेल्प कर रहा था, दूसरों को पढ़ा रहा था। और आज मेरे को लगता है कि यार ठीक है, हेल्प करो, लेकिन एक लिमिट तक करो जहाँ पे आपका नुकसान ना हो रहा हो। जैसे ही आपका नुकसान होना शुरू हो जाए तो पीछे हट जाओ, क्योंकि जितने भी बच्चे आएंगे वो 1 साल बाद या 2 साल बाद इधर उधर निकल जाएंगे, वो आपको कहीं नहीं दिखेंगे। अब यार एक चीज़ का कनाडा आने के बाद ध्यान रखना कि आपका जो पैसा है ना, जो आप इतनी मेहनत करके कमाओगे, वो किसी को भी आपको उधार पे नहीं देना है। तो बेसिकली जितने भी बच्चे आएंगे आपके साथ, जो आपके पीयर्स होंगे या फिर आपके क्लास के बाहर होंगे या पार्ट टाइम जॉब पे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, और हो सकता है कि कोई आपसे डॉलर्स वगैरह उधार पे मांगे कि भाई मेरे को फीस भरनी है, या फिर मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी रैंडम रीज़न कि भाई मेरे को कुछ डॉलर्स की ज़रूरत है, मेरे को कुछ उधार दे दे। वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको नहीं पता कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, तो आपको उधार बिल्कुल भी किसी को नहीं देना है। यू नेवर नो कि वो पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि 2 साल के बाद जब आपकी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद कोई वैंकूवर चला गया, कोई अल्बर्टा चला गया, कोई विनिपेग मैनिटोबा चला गया, कोई नोवा स्कॉशिया चला गया, पता नहीं उनकी शक्लें दिखेंगी या नहीं दिखेंगी, और आपके डॉलर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, तो उधारी बिल्कुल भी मत करना, चाहे अच्छा है बुरा है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, कोई नाराज होता है, होने दो, उधार बिल्कुल भी नहीं देना। अब यार अगली चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना। तो बेसिकली जब आप कनाडा आओगे, तो आपके जो पीयर्स होंगे, मतलब जिनके साथ आप काम करोगे या फिर जिनके साथ रहोगे, पढ़ाई करोगे, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आएंगे। सबका लाइफस्टाइल अलग रहा होगा, सबका बोलने का तरीका, समझने का तरीका अलग होगा, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अलग कल्चर्स होंगे। ठीक है, अब जब आप सारे साथ एक साथ रहोगे ना, तो डेफिनेटली इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, लेकिन साथ रहने की वजह से आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, झगड़े भी होंगे, हमारी फैमिली में हो जाते हैं। ठीक है, जब लाइफस्टाइल सेम होता है, तो जब अलग अलग लाइफस्टाइल होगा तो डेफिनेटली होंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़े होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। मेरे साथ ऐसा होता था, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बेसिकली होगा क्या कि दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अगर आधे घंटे के लिए किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होता है या फिर झगड़ा होता है, तो हमारे साथ क्या होता है कि हम 23.5 घंटे जो रिमेनिंग है ना दिन के, उस टाइम हम उसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं, बिकॉज ऑफ इमोशनल अटैचमेंट। तो उसकी वजह से हम अपने करियर या फिर पढ़ाई या फिर काम की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि माइंड में यही सारी चीज़ें चलने लग जाती हैं। तो इस चीज़ की तरफ आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। आप यहाँ पे आए हो अपना करियर बनाने के लिए आए हो, ठीक है, अपनी बढ़िया जॉब या बिजनेस करने के लिए आए हो, अपने फ्यूचर के लिए आए हो, अपने पेरेंट्स के लिए आए हो, तो उन चीज़ों में मत पड़ना।
इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना, अपने करियर की तरफ और अपनी जॉब की तरफ और अपने स्किल्स की तरफ, ठीक है। अब यार अगली जो गलती है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वो मेरी कनाडा में सबसे बड़ी मिस्टेक थी। वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी और उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली मैं 2018 में कनाडा आया था, 2020 में मेरी ग्रेजुएशन वगैरह होगी और ग्रेजुएट होने से पहले मेरे को जॉब मिल गई थी। तो मैंने रियलाइज़ किया कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है, ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं, रात को जाग जाग के प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, इतनी मेहनत की है, तो मेरे को अपने आप को रिवॉर्ड करना चाहिए। तो मैंने जितनी मेरी सैलरी मेरे को ऑफर हुई थी उसके हिसाब से मैंने थोड़ी हिसाब किताब लगाया। मैंने देखा कि मेरी 10% सैलरी के हिसाब से मैं एक जीप कंपास अफोर्ड कर सकता हूँ, जो एक्चुअल में मैं नहीं कर सकता था। मैंने देखा कि भाई इंस्टॉलमेंट होगी, इंश्योरेंस होगी, वो मेरी सैलरी का 10% है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो मैंने जीप कंपास खरीद ली, जो कि मेरे को नहीं खरीदनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस भी होती है, रिपेयर्स भी होते हैं, गैस भी होती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि मैंने कंसीडर नहीं किए थे। और साथ के साथ उस गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने ढंग से रिसर्च नहीं की, किसी से पूछा भी नहीं और मैंने जाके गाड़ी खरीद ली और उसने मेरे को बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम दिया। तो कनाडा आओगे, ग्रेजुएट हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके गाड़ी खरीदनी है। पहले तो गाड़ी खरीदनी नहीं है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके खरीदनी है जब आपको लगे कि हाँ भाई आपकी पैसिव इनकम से आपकी गाड़ी का खर्चा निकल जाएगा। और जो गाड़ी होती है वो एक लायबिलिटी होती है, ठीक है, वो हमारी पॉकेट में पैसे डालती नहीं है, हमारी पॉकेट से पैसे निकालती है। उसकी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ डेप्रीशिएट होती है। तो प्लीज़ टाइम से पहले गाड़ी मत खरीदना। अगर आपने टाइम से पहले या फिर इंस्टाग्राम देख के या फिर यूट्यूब वगैरह देख के गाड़ी खरीद ली तो यार बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। तो प्लीज़ गाड़ी मत खरीदना। अब यार स्टूडेंट टाइम में तो मैं बहुत समझदारी से अपने पैसे खर्चता था। मेरी जो स्पेंडिंग हैबिट्स थी बहुत ही बढ़िया थी, ठीक है। मेरे को अपनी फीस इकट्ठी करनी थी, लोन उतारना था, तो सोच समझ के मैं फूक फूक के कदम रखता था। लेकिन जैसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, जॉब वगैरह लग गई, तो मैंने कैलकुलेशंस वगैरह की, फीस तो भर चुका था। मैंने देखा कि भाई 2020 के एंड तक मेरा लोन आराम से उतर जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गया, मेरी स्पेंडिंग हैबिट्स खराब होगी, जो मेरे को नहीं करना चाहिए था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मैंने अपने डॉलर्स वेस्ट किए उनका मेरे को अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए था, इन्वेस्ट करना चाहिए था अपनी नॉलेज में, अपने स्किल्स में, या फिर स्टॉक्स या ETFs वगैरह में, ठीक है। क्योंकि तब डिप चल रही थी, कोविड वाला सीन चल रहा था, तो नॉलेज गेन करनी चाहिए थी। मैं जा रहा हूँ भाई थंडर वे से नायग्रा चले गए घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जैस्मिन जी हैं। और लंदन मूव होने के बाद हर वीकेंड पे लंदन से नायग्रा, नायग्रा से लंदन, पेट्रोल पे खर्चे हो रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, महंगी महंगी जैकेटें, टी-शर्टें, जीन्स वगैरह, ऐश हो रही है एकदम। वो नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा मेरे को कंट्रोल करना चाहिए था। डेफिनेटली ऐश करनी चाहिए थी, लेकिन लिमिट्स में। थोड़ा सा मैं लिमिट से बाहर हो गया था। लेकिन होता है ना कि भाई हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो जैस्मिन जी ने मेरे को थोड़ा कंट्रोल किया और मैं थोड़ा लाइन पे आ गया और सुधर गया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, मेरे को जज मत करने बैठ जाना कि इस बंदे ने ऐसा किया है वैसा किया है। बाकी अगर जज कर भी लोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं उन गलतियों से आगे निकल चुका हूँ, उन गलतियों से मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुका हूँ और उनको मैं रिपीट नहीं करूँगा। और आप लोगों के साथ मैं इसलिए शेयर करना चाहता था ताकि जब आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर एज अ परमानेंट रेजिडेंट या फिर वर्क परमिट पे भी कनाडा आओगे तो ये मिस्टेक्स नहीं करोगे, या फिर एटलीस्ट कम से कम करोगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।